बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं रियासत अवाम। मैं हूं सलमान हैदर। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से ही ना हुकूमत और अदलिया में एक तनाव तो है, खासकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक, जो काजी फाइज साहब के बाद अगले चीफ जस्टिस हैं। हुकूमत को इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी की, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2 तकारीब में वाज़ेह अल्फाज में बताया और हुकूमत को पैगाम भी दे चुके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हर सूरत में होगा। और यही वजह है कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगला चीफ जस्टिस बनने से रोकने की इम्कान कोशिश ज़रूर करेगी और अहम कानून साजी के हवाले से बाकायदा तौर पर एक बयानिया तरतीब भी दिया जा रहा है। और इतलात यह है कि हुकूमत एक ऐसा जुडिशल पैकेज लाने जा रही है जिसके मुताबिक या तो चीफ जस्टिस के अहदे की मुद्दत को 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा, या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल की जाएगी, और तीसरी ऑप्शन ये है कि चीफ जस्टिस के अहदे के लिए सीनियरिटी का जो असूल है उससे ख़त्म किया जाए, जिसकी एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ लाहौर हाई कोर्ट में भी, जिसका साफ मतलब होगा कि हुकूमत जस्टिस मंसूर पर जूनियर जज को तरजीह दे सकती है। लेकिन जो अहम सवाल वो ये है कि हुकूमत कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में 2 तिहाई अक्सरियत से महरूम है। फिर ये कानून साजी कैसे होगी? सदर जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो तलब कर लिया, मगर क्या सेनेट और कौमी असम्बली मुश्तरका तौर पर इतनी बड़ी कानून साजी कर सकते हैं? क्योंकि एक अहम मुलाकात आज आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से भी हो भी गई और वो भी बंदूक का तोहफा भी दिया गया है। क्या यह सारा अमल इतना आसानी से हो जाएगा या फिर अदलिया और हुकूमत के दरमियान नई जंग हो सकती है? और तहरीक इंसाफ की इस पर क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 2 माह के हवाले से कह रही है कि हालात बेहतर होंगे और शायद उनकी उम्मीदें भी सुप्रीम कोर्ट में ही हैं कि बड़ी तब्दीली होने जा रही है, जस्टिस मंसूर आने जा रहे हैं, तो शायद मामला इसके अलावा हों। तबनोल जैसा मनसूखी के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा था, इवन गवर्नमेंट के कुछ हल्के राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी तासुर दिया जा रहा था कि उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक मरतबा फिर से कोई राब्ते बहाल हुए। कल बानी PTI ने भी साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उनका जलसा मनसूख करने की बात फॉर्म 47 वाली हुकूमत से नहीं हुई थी, और एक ख़ास मुस्कुराहट भी उन्होंने दी थी कि ज़्यादा इस पर बात ना की जाए। यानी वो ये तासुर देना चाह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट से ही उनकी बात हुई है, जिसके बाद ये सवाल हुआ पैदा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ वाकई पिघल रही है या फिर सिर्फ तासुर दिया जा रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए तो इस बात की तरदीद करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान मौजूदा सूरत हाल में की प्लेयर बन चुके हैं। पहले उनकी जानिब से ऐलान होता है कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर कल रात को उनकी PTI के वफ़द से मुलाकात होती है जिसमें साथ चलने पर इत्तफाक होता है, मगर आज की सदर जरदारी साहब से उनकी मुलाकात जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें मानी खेज़ है और पीर के रोज़ का जो इजलास है वो बहुत अहम होगा। मौलाना की अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार के बाद यकीनन ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। इस समय दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। सेनेटर ज़रका साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, वो हमारे साथ हैं। खुशामदीद जी। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, नून लीग के रहनुमा, वो हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली राशिद साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, वो हमारे साथ मौजूद है जी। सबसे पहले ताहिर खलील सिंधु साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हम सेनेटर ज़रका साहबा को इंगेज कर लेते हैं। ज़रका साहबा, ये बताइए कि अब जबकि ये कहा जा रहा है कि कुछ राब्ते भी हुए और इमरान खान साहब की जो एक ज़बरदस्त किस्म की मुस्कुराहट है सहाफ़ियों से साथ होते हुए, उससे भी थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि शायद वाकई इमरान खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, और मुस्कुराहट में फिर हर एक ने अपना अपना नतीजा अखज़ किया। कल हुकूमती कुछ तर्जुमान भी इस हवाले से कुछ बोले, लेकिन कहीं ना कहीं ये तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी तमाम उम्मीदें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने पे ही लगाई हुई हैं। वो समझते हैं कि शायद हवाओं का रुख तब्दील हो जाए, मगर हुकूमत तो कुछ और प्लान कर रही है। तो ये प्लान आपके नॉलेज में है जी? जी, बहुत शुक्रिया सलमान हैदर साहब। ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ एक बड़ी पुरअमन तरीके से जो हमारे साथ जुल्म और तशद्दुद हुआ है पिछले 1.5-2 सालों में, जिस तरह से हमारे लोगों को जेलों में रखा गया, इमरान खान साहब को 200 केसेस में आपने डाला हुआ है, और वो बुज़दार साहब और फरा गोगी जिनके बारे में इतनी मीडिया ट्रायल्स होती हैं, उन पर तो एक केस नहीं इन्होंने बनाया। तो ये सब नूरा कुश्ती है। लेकिन अब मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत तो इस कदर मुसीबत में है, जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का मसला नहीं है इतना बड़ा जितने काजी फाइज ईसा साहब इनके गले पड़ गए हैं। उधर से जो बाहर से इनके ऊपर इस वक्त प्रेशर आ रहा है, IMF ने इनको अपॉइंटमेंट देने से, उन्होंने तो सरासर अगस्त में इनका ख्याल था एंड ऑफ अगस्त उनसे मुलाकात होगी, उन्होंने लिस्ट में ही नहीं इनका नाम डाला।
ऊपर से जो ह्यूमन राइट वायलेशंस, इनकी जो वर्किंग पेपर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट की तरफ से आया है, उस वर्किंग पेपर में इतना लंबा पलंदा है पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, और इनसे सवाल किया गया है। मेरी अभी कल परसों मुलाकात हुई क्रिस्टीन चुंग से, जो कि ह्यूमन राइट्स की एशिया के डेस्क की इंचार्ज हैं, तो वो ये कह रही थी कि आप जीएसटी प्लस कहाँ से लेने के आप ख्वाब देख रहे हैं, पहले आप अपनी ह्यूमन राइट वायलेशंस तो ठीक करें, तो मसाइल इतने आसान नहीं है। और आज वो जो ऑडियो आई है जो रायन ग्रिम साहब ने निकाली है, जिसके ऊपर आपने भी सुनी होगी, सबने ही सुनी है, ऑस्ट्रेलिया वाली ऑडियो, जो एक बच्चे को उठा के ले गए और उसके भाई को ऑस्ट्रेलिया में कहा कि तुम चुप कर जाओ, तो फिर उसने कहा कि क्यों चुप, मतलब मैंने तो एक ही ट्वीट करता हूँ, मैं तो अरसे से करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप फिर उसके भाई को मारा और वो उसको सुनाई दिया कि उसको मार रहे हैं और वो चीख रहा है। मतलब इस किस्म की बातें शहबाज शरीफ साहब से कोई पूछे, 17 सीटें लेके वो इस मुल्क पे गासिब हुए हुए हैं 2.5 साल से, और उन्होंने डिलीवर क्या किया? अच्छा नहीं जरका साहबा, मैं आपसे ना फिर अपने सवाल पे आ रहा हूँ ना, जरका साहबा मैं अपने सवाल पे दोबारा आ रहा हूँ। मुल्क को किधर ले गए आप? जरका साहबा मैं एक सवाल पे आ रहा हूँ, दोबारा आ जाता हूँ जी। एक सर्टन एजेंडा होता है ना कौमी असम्बली के इजलास का, फिर जॉइंट सेशन का ना, तो पीर को एक अदद इजलास तो बुलाया गया है, और यहाँ तक भी इतलात है कि ज़बरदस्त किस्म की को कानून साजी होनी है। इवन बहुत से अपने इत्तेहादियों को हुकूमत ने लूप में नहीं लिया हुआ। आपको कोई अंदाज़ा है कि ये तमाम फील्ड खड़ी होने जा रही है, कोई ख़ास तरमीम होने जा रही है, हुकूमत का प्लान कुछ और है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हो गई है जरदारी साहब की, अगर उन्होंने अपना टिल्ट और अपना वजन सारा डाल दिया हुकूमत और उसके इत्तेहाद के ऊपर, तो फिर तो आपको मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ 4 अरकान है, वो तो कोई मसला ही नहीं होता। मसला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से कल पीटीआई के वफद की मुलाकात हुई है, और उससे फिर इनको फिर वो लाले पड़ गए अपने आप के, क्योंकि 22 तारीख को भी जलसा इन्होंने ये कहानी की हुकूमत ने कि जी वो आ रहे हैं, मौलवी आ रहे हैं, और उधर से क्रिकेट टीम आई हुई है, तो आप इमरान खान साहब मेहरबानी करें जलसे को पोस्टपोन कर दें, जिसके ऊपर अवाम इस कदर बरहम हुई कि ये हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं आप। तो अब ये रोज़ाना का ये ड्रामा, मतलब जलसे करना चाहें तो जमात इस्लामी कर सकती है, JUIF कर सकती है, लेकिन PTI जलसा नहीं कर सकती, क्योंकि PTI से इतना खौफ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। पता नहीं क्या ये होगा कि लोगों की जब आप स्ट्रेंथ देखेंगे, लोगों की सपोर्ट देखेंगे, तो फिर इनको लाले पड़ जाते हैं अपनी हुकूमत के, क्योंकि इनकी हुकूमत तो वैसे ही हवा में घिर रही है, और ये बजाय सवाए इसके कि अपने केसेस इन्होंने ख़त्म किए, अपनी सारी जितनी भी इनकी करप्शन थी उसको इन्होंने निकाला बीच में से, अब ये परेशान बैठे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल नहीं सकती, स्टेटस को चल नहीं सकता। इस वक्त अवाम सख्त गुस्से में है। आपने अवाम को एक तो बिजली का जो शहबाज शरीफ साहब ने जो बॉम्ब लोगों पे फेंका है, 10 से 12 रुपए की बिजली को 80 और 100 रुपए का यूनिट आम अवाम दे रही है। आपका पॉइंट आ गया जी, से देंगे जी पॉइंट आ गया। मैं जरा हुकूमत को भी शामिल कर लूं ना। अभी जो इंटरनेट का इशू है उसका तो इनके पास, मैडम मुझे वो सारे सवालों के जवाब, मुझे सवाल पूछने देना। मोबाइल फोन्स 50% और स्लो हो जाएंगे, तो क्या मैडम डॉक्टर साहब मुझे ना दुश्मन, इतना अवाम दुश्मन हुकूमत मैंने पहले नहीं देखी। डॉक्टर साहब मुझे ये सारे मेरे सवालात हैं, हम मुझे सवाल पूछने से पहले मेरे तमाम जवाबात दे रही हैं, लेकिन मेरा असल सवाल वही है कि अभी पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन होने जा रही है, आप लोगों ने कोई अपने एहतियाती कोई तदाबीर की हैं? खैर मैं दोबारा आता हूँ। ताहिर खलील सिंधु साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताएं, ये तय कर लिया आपने मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना? वो कहा जा रहा है बड़ी जबरदस्त किस्म की कोई आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कुछ लोगों को अंदर का खौफ कहा जा रहा है ना, उनको अपना ही खौफ अंदर से और नेचुरली आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। तो राइट नाउ वी डोंट हैव 2/3 अक्सरियत, इसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं है, और अभी तक कोई जो एजेंडा है वो भी नहीं आया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मतलब ये जो बारूदी सुरंगें कहते थे हम बछा दी हैं, और आज वो हम पे इतराज़ कर रहे हैं। वो कहते ने अपना अक्सर धोखा दे जाते ने, शक्लों वेखे जाचे लोग, सानू आके रावां दसन अपने घरों को अच्छे लोग। इनको तो अपनी डायरेक्शन का ही नहीं पता। ये जिसको दिन को कहते हैं मीर जाफ़र, मीर सादक है, यजीद है, रात को उसको कहते हैं बाप है, सारी उम्र ही आपकी एक्सटेंशन ले ले, किसी बात पे तो खड़े हो। और फिर ये सियासी जमात थोड़ी है, ये तो एक मिलिटेंट ग्रुप है।
25 मई को इन्होंने असमतुल्लाह जडेजा को मारा, यहाँ पे जो SSP था, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, उसके अलावा इन्होंने रेडियो स्टेशन पे हमला किया, PTV पे हमला किया। फिर आपके कहने में 22 अगस्त का जलसा भी मुल्तवी कर देते हैं ना सर। और फिर उसके बाद लाहौर में जब जमान पार्क में इन्होंने पुलिस को मारा, जो IG है अभी सर, मुल्तवी देखे जो सियासी जमातें होती है, हमारे भी जलसे मुल्तवी होते थे, हम फिर भी करते थे, तो इनमें तो वो शक्कत ही नहीं है ना। इनको पता था, आपने देखा नहीं जो अली मीन गंडापुर 5-5 हज़ार रुपया देके बंदे लेके आ रहे हैं, ठीक है, और वहां पे वो उसने पैसे दिए उनको वापस, उन्होंने कहा जी हमारे पैसे बाहर निकालो, आपने हमें ये कहा था 5-5 हज़ार रुपया हम आपको देंगे। अब ये फिर पैसे इकट्ठे करें, जो बाहर से लोगों के पैसे मंगवाते हैं, यानी आपने दरखास्त नहीं की थी, वो लोगों को 5-5 हज़ार रुपया जलसे के लिए देते हैं, आपने कोई दरखास्त नहीं की थी। और इस किस्म का बाकी अभी इनको दोबारा हमने क्यों दरखास्त करनी है जी? अली अमीन गंडापुर साहब जाके मिले हैं और 3 बजे स्वाति साहब को उठाया गया है, मुझे नहीं पता ये कौन सी ऐसी बात है, हमने क्यों दरखास्त करनी है? हम कमिश्नर साहब जो थे वो हुकूमती मशीर है सर, मनसूख कर चुके थे। ताहिर भाई मैं आपको बताता हूँ, तो खुद नहीं पता था। ताहिर भाई मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रोग्राम में ताहिर भाई, मुझे पता चला, ताहिर भाई हमारे प्रोग्राम में एक दूसरे प्रोग्राम में हुकूमती मशीर है बैरिस्टर अकील साहब, वो कहते हैं कि जी हमने अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए इमरान खान साहब से दरख्वास्त की थी। तो आप इन इतलात को, इन खबरों को कंफर्म नहीं कर रहे? नहीं, अगर आपने किया तो इसका मतलब ही फिर इनका मतलब ये हुआ कि इनको हम जो कहेंगे ये मानेंगे ना, इसका मतलब इनकी सारी जमात तो ना हो रही है। अलीमा खान साहब कह रही है कि आजम स्वाति साहब कौन होते हैं जाने वाले। मेरा सवाल ये है कि वो आगे से कौन होता है जो मिल रहा है उनको, अगर वो कहता है कि मैं जलसा कैंसिल नहीं करूंगा। एक रात पहले शेख शहीन साहब, मैं था और एक तीसरे थे किसी और निजी टीवी पे, तो वो बातें कर रहे थे, वो कहते किसी सूरज जलसा कैंसिल नहीं होगा। और अब यही तरीका अब इनको हमने 40 जो है कंडीशंस नेचुरली कमिश्नर के पास इख्तियार है जलसा कैंसिल करने का, और अब भी अगर उन्हीं चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके हवाले से तो इनको मेरे ख्याल है कोई किसी ऐसी बात नहीं है। लेकिन एज ए सियासी वर्कर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जलसा कर भी लेते हैं तो एक ही दफ़ा कर लें, जो कट्टी कट्टा निकल जाए और इनका काम खत्म हो। और बहुत सारे इससे बड़े इशू हैं, कोई जलसा बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए, तो इसने करना है तो अच्छा, सवाल मैं आपसे भी वही रिपीट करता हूं कि इस कानून साजी से मुतालिक, जिससे मुतालिक आप कह रहे हैं कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। कौमी असम्बली में JUI की 8 नशिस्तें, जबकि सेनेट में 5 अराकीन हैं। अगर सेनेट में आपको JUI तस्लीम कर लेती है, यानी आपके लेजिस्लेशन को आपकी तरफ वोट डाल देती है, तो उनके आपके पास तो 2/3 मेजॉरिटी आ गई। सिर्फ और सिर्फ 4 वोट दरकार है, तो 4 वोट के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे बैक एंड पे कहीं ना कहीं, क्योंकि जरदारी साहब आज खुद गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। ये मुलाकातें तो होनी चाहिए ना, कल इनसे भी मिले हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। मौलाना साहब हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको दिल चाहता है वो मिल सकते हैं, इट्स फंडामेंटल राइट ऑफ मौलाना फजलुर रहमान साहब। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई एजेंडा ऐसा नहीं है, चूँकि इनको पता है जरका साहबा को कि एजेंडा पहले आता है, अभी तक कोई ऐसा एजेंडा नहीं आया। और जब चूँकि ये जॉइंट सेशन है अपना 28 को, उस दिन पता चलेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है किसी किस्म की भी। और अगर होगी तो फिर आपको ज़रूर आपके सामने पहले बताया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा। और उसके लिए नेचुरली जो आपने दुरुस्त फरमाया कि 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत अगर वो पूरी होती है तो देन वी हैव अ लीगल राइट कि हम कोई भी जो किसी को जो कानून साजी जो आवाम की भलाई के लिए या आवाम के फलाह बहबूद के लिए वो हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद अली राशिद साहब, ये बताएं जजेस की तकर्री को लेके जो हुकूमत से मुतालिक अभी तक तो कहा जा रहा है कि आज की डेट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं वो बहुत ही मानी खेज़ हैं। स्पेशली जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ गए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, और एक अदद बंदूक का तोहफा भी उनको दिया आज। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी फिल वक्त ऐसी कोई बात डिस्कशन में नहीं है और ना ही इसमें कोई हतमी फैसला हुआ है। और जो मुलाकातों का सिलसिला है तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं, मौलाना साहब से उनका एक पुराना ताल्लुक वास्ता भी है। और ये मौलाना साहब जैसे आपको पता है हाल में अभी पिछले दिन PTI से भी मिले थे, तो हमने भी एक मीटिंग की उनसे, उनको तोहफा भी दिया और बस सिंबॉलिक तोहफा था कि ये बंदूक का सिंबॉलिक तोहफा, मतलब हथियार डालने का टाइम आ गया, सबको साथ बैठने का टाइम आ गया और मुल्क चलाने का और मुल्क की बेहतरी के लिए साथ बैठने का और जुड़ने का टाइम आ गया है। ये कन्फ्रंटेशन अब पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये PTI का मंतक क्या है वो तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए कि देखें रोडों पे वो आता है, प्रोटेस्ट वो करता है, अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही हो। यहाँ हुकूमत ने ऑलरेडी
डायलॉग का ऑफर दिया हुआ है पीटीआई को, आए बैठे टेबल पे, आपके जो भी मुतालबात हैं जाए टेबल पे डिस्कस करते हैं। मगर उनकी आपस पार्टी में इतने इख्तलाफात हैं, अलीमा खान कुछ कह रही हैं, गंडापुर कुछ और कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत कुछ और कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ और कहते हैं। पहले किसी के साथ बैठने से पहले आई थिंक जरूरी है कि पीटीआई वाले खुद बैठें और दे शुड कम बिल्ड कंसेंसस कि वो चाहते क्या हैं, और फिर वो आके डिस्कस करें हुकूमत से। और देखिए पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता, ये डॉक्टर दरखा जो हैं बड़ी काबिल खातून हैं, उनसे मैं दूसरे भी टॉक शो पे बात कर चुका हूँ। ये कोई फखर या खुश होने की बात नहीं है अगर IMF की अगस्त में बात होनी थी और एजेंडे पे हमारा नाम नहीं था। ये मुल्क का नुकसान है, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है कि अगर IMF। अच्छा मोहम्मद अली राशिद साहब, अभी तक आपको पता ही नहीं चला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड क्या है, वो क्या चाह रहे हैं? आप लोग आज तक नहीं पता इस बात का? नहीं, आप आके बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, वो कह रहे हैं हमारा मैंडेट वापस करो। आप मुझे एक बात बताएं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में पीटीआई है, ठीक है? आप कहते हैं कि जी फॉर्म 47 के MNAs, तो मुझे ये बात बताएं, मेजॉरिटी MNAs आपके जीते हुए हैं, वो सब जो जीते हैं फॉर्म 45, 47 उन हलकों में बिल्कुल काम सही हुआ है, मगर जो जहां से आप हार गए वहां 2 नंबरी हुई है, वहां फॉर्म 47। आप उनके खिलाफ दरखास्त दे देना सर, आप उनके खिलाफ दरखास्त, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 नंबरी से जीती है, वहां आप लोग दरखास्त दे दें। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं नहीं कह रहा कि वो 2 नंबरी से जीती है, मैं कह रहा हूं उनकी डिमांड नंबर ये है, नंबर 1 कि हमारा मैंडेट वापस करें हमें। मैं कह रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि बाकी पार्टीज, पीपल्स पार्टी, PMLN एक्सेट्रा, वो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो पीटीआई कह रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं मैंडेट वापस करें, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आप मेजॉरिटी सीटें आप नेशनल असेंबली में जीते हुए, तो जहां से आप जीते हैं वहां सब सही हुआ है, मगर अकॉर्डिंग टू यू जहां से आप हारे हैं बस वहीं 2 नंबरी हुई है, तो इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स इलॉजिकल। अच्छा मोहम्मद अली राशिद साहब, मैं आपको लॉजिक बताता हूं, अब मैं कतन पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रहा इधर, मैं आपको लॉजिक बताता हूं, क्योंकि ये इसमें रियासत और अवाम है, तो अवाम के सवाल ये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मखसूस नशिस्तों का, और अभी तफसीली फैसला आने से पहले उस पर कानून साजी कर दी। हालांकि अभी तफसीली फैसला भी आना, आपने रिव्यू पे भी जाना है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज़ कर दिया कि हमें समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद अब ये एक नई कानून साजी की तरफ जा रहे हैं। आप अब ट्रिब्यूनल्स वाला मामला वो अलहदा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर और पंजाब हुकूमत के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर बहस आ चुका है, तो कहीं ना कहीं रुकावटें तो आप लोग डाल रहे हैं ना सर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्ट एंड पार्शल है। देखिए मेरी बात सुने, आप बात कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा था, मगर आपने जो बात की मैं उस पर आता हूँ। देखिए आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, अगर रिव्यू में जाना है या उस पर कुछ लेजिस्लेशन करनी है, अमेंडमेंट्स करने, वो उसको काउंटर किया जा सकता है एज लॉन्ग एज वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में हम रहें। हमारा काम है, वो हमारी मुखालिफ जमात है, ठीक है, हमारी वो ऑपोजिशन में, अगर हमें किसी चीज के लिए कुछ करना पड़े और हमारे आईनी इख्तियार में हो वो करना, तो वो गलत चीज नहीं कर रहे हैं आप अगर हमसे कह रहे हैं कि उनको चैलेंज आप कर रहे हैं या उसको कोर्ट में रिव्यू में हम कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन ने कुछ कह दिया, तो वो इट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल। आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल हम कर रहे हो, कोई गैर कानूनी कर रहे हो, तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपका सवाल बनता है कि ये क्यों किया जा रहा है, मगर जो भी हो रहा है इट्स बाय लॉ और उसके तहत ही हो रहा है। तो ये सब चीजें, आप मेन सवाल था जिसमें वापस आता हूँ, जहां से हमारी गुफ्तगू स्टार्ट हुई थी कि आप उनकी डिमांड्स पूरी क्यों नहीं कर देते या उनसे बात क्यों नहीं करते। तो मैंने यही आपको टू कंक्लूड यही मैं कहूंगा, उनकी डिमांड ये है कि हमारा मैंडेट वापस करें। तो मैं पूछता हूँ कौन सा मैंडेट भाई? सबसे ज्यादा सीटें तो आप जीते हुए, मगर जहां आप हारे हैं सीट, वहां आपको लग रहा है कि वहां 2 नंबरी हुई है, मगर जहां आप जीते हैं वो मोहम्मद अली राशिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अब तय कर रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड है वो गैर आईनी कैसे है और ये कौन डिसाइड करेगा। ब्रेक के बाद डेफिनेट डॉक्टर जरका साहब से ये सवाल कि अगर मैं उनको ये खबर दे दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से जरदारी साहब की बात बिल्कुल ठन गई है और मौलाना साहब अपना तमाम वजन चाहे कौमी असम्बली हो या सेनेट में हो हुकूमती बेंचेस की तरफ डालने जा रहे हैं, तो सिर्फ 4 वोटों की कमी रह जाएगी 2/3 मेजॉरिटी के लिए किसी भी कानून साजी के लिए। अगर ये हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सेनेटर डॉक्टर जरका साहबा, अब जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब से आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात भी होगी और ये खबरें अब निकलना शुरू हो गई हैं कि मौलाना साहब अपना भरपूर वज़न
حکومتی اتحاد میں ڈالنے جا رہے ہیں تو اکثریت تو ان کی تقریباً بن چکی ہے سینٹ میں بھی، اور قومی اسمبلی میں صرف 4 افراد رہ جائیں گے ان کا ووٹ درکار ہوگا اگر مولانا صاحب نے واقعی اپنا وزن حکومتی اتحاد پر ڈال دیا. تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت وہ پارٹی ہیں جس کو کوئی وزن، ان کا وزن پچھلی الیکشن میں ہی ختم ہو چکا تھا. اب وہ ہارے ہوئے جواری ہیں، وہ کبھی ہمارے لوگ ان کو ملتے ہیں تو ان کی مارکیٹ ویلیو اپ ہو جاتی ہے، پھر وہ حکومت ان کو کوئی چیز آفر کر دیتی ہے. تو یہ ایک نیگوسیشن. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کی عوام جو 66% 30 سال سے کم عمر کی ہے، وہ تنگ آ چکی ہے نورا کشتیوں سے. یہ جو طاہر خلیل سندھو صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، بڑے عزت والے ہیں وہ، لیکن یہ والی باتیں نہ اب لوگ سنتے ہیں، نہ وہ آپ کی اسی لیے تو آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھ ہی کوئی نہیں رہا. ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بشمول سلمان حیدر صاحب آپ کے، ہر بندہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے اور عوام یوٹیوب دیکھ رہی ہے. عوام یہ آپ کے نورا کشتی والے ٹیلی ویژن چینل نہیں دیکھتی، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ سب جھوٹ ہے اور آپ کوئی ملک نہیں چلا سکتے اگر آپ عوام 24 کروڑ عوام، اس میں سے آپ 50% بھی لے لیں. پولز نے بتایا ہے 70 سے 80% پاکستان تحریک انصاف کو عوام سپورٹ کرتی ہے. تو آپ عوام کی بات سن ہی نہیں رہے. آپ کو صرف اپنے اشرافیہ کے منہ میں لڈو ڈالنے ہیں. اشرافیہ جو مافیا ہے، جو ہر پارٹی میں موجود ہے، یہ بات میں آپ کو یہ مطلب اس کو کہنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ تحریک انصاف میں بھی وہ اشرافیہ ہے، جو نون لیگ میں ہے، جو پیپلز پارٹی میں، لیکن عوام نے مسترد کر دیا ہے. آئی پی پیز کا جو ڈرامہ ہے، جو اشرافیہ کو آپ کبھی ان کو شوگر فیکٹریاں دیتے ہیں، آئی پی پیز دیتے ہیں، اب آپ نے ان کو زمینیں دینی شروع کر دی ہیں 1000 ایکڑ سے زیادہ. عوام اب یہ بکواس نہیں، معذرت غلط لفظ میں نے بول دیا، لیکن عوام اب یہ باتیں نہیں سن رہی اور عوام سخت غصے میں ہے. عوام سے یہ ٹوپی ڈرامے، وہ کہہ رہی ہے اناف از اناف، اور اگر عقل مند حکومت ہو تو وہ سن کے کوئی ریمیڈیل سٹیپس لے، بجائے یہ جو ٹوپی ڈرامہ پھر شروع کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کو 3 سال ایکسٹینشن دے کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس. میں خلیل بھائی آ رہا ہوں آپ کے پاس. بھائی نہیں چلے گا. آپ نے وہ آڈیو سنی؟ آپ وہ آڈیو تو سنیں، وہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا لڑکا. آڈیو تو ہم نے رؤوف حسن صاحب کی بھی سنی ہے آج. سلام کرتی ہوں، کیسے اس نے آڈیو تو ہم نے وہ بھی سنی ہے نا. میں تو اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا ان آڈیوز کو. وہ بھی سنیں. آپ نے آج کی کتاب بھی دیکھ لی نا عائشہ سیف کی، اس کو بھی ہم ڈسکس نہیں کرتے. مگر یہ سب باتیں آپ نے ہمارے لیے تو آپ نے بڑا ہر گند آپ ہم پہ پھینکتے تھے نا. اب مقافات عمل چل رہے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کیا، آج اپنے گھر ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے چپ اور آپ سارے ٹی ویز کو ایک ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ ٹی وی والے جی آپ فلان کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں. ایسے تو نہیں کہتے. یہ آپ کا یہ فستائیت، یہ ہے فستائیت، یہ آپ کی مایوسی ہے. ماشاءاللہ لڈو بانٹے. آپ نے تو ہمیں ہی کہہ دیا کہ ہم نورا کشتی کرا رہے ہیں. میں نے تو آپ سے کوئی بات ڈیسائیڈ ہی نہیں کی تھی. سب چوروں کو ملک سے آپ نے تو بہت دفعہ میڈم زرکا لڈو بانٹ لیے ہیں. اب تو آپ کے لڈو بھی نہیں بکتے، اس میں بھی زہر ہوتا ہے. آپ نے تو پوری قوم میں بچوں کو اپنا ماں باپ سے لڑوا دیا ہے. پورا بدتمیزی کا کلچر پیدا کیا آپ نے. آپ اب وہ ڈائنوسور ہیں جو ختم ہو چکے ہیں. ڈائنوسور تھے نا، وہ ختم ہو گئے. اب پاکستان میں یہ پرانی طرز کی سیاست، یہ پرانا نورا کشتی، آپ کا تو غالب گلوچ بریگیڈ ہے پورا نا. کھول لیں. اچھا زرکا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ تمام ایک ہی اپنا بات سے سارے ٹی وی والوں کو کہہ دیجئے زرکا صاحب بکواس کو نہیں سن رہا. زرکا صاحب آپ پوائنٹ آ پھر گیا. آپ آتے کیوں ہیں ٹی وی پہ اگر آپ کی بات کو نہیں سنتا ہوں؟ زرکا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. کیوں سنے؟ آپ کے بات کوئی سننے اچھا والی کہ ہو آپ تو کھولے کوئی نا، سنے. ہماری تو کھلی ہوتی ہے 24 گھنٹے. اچھا زرکا صاحب آپ کھولے نا. آپ کے تو کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو مر بھی جائے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. آپ اپنی آنکھیں کھولیں. خلیل بھائی آپ کے پاس میں خود آ رہا ہوں نا، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اچھا زرکا صاحبہ، زرکا صاحبہ، جو دل میں آئے بول دیتے ہیں. زرکا صاحبہ، یہ طریقہ کار ہے. زرکا صاحبہ، زرکا صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. کیسے سن رہے ہیں یہ ساری باتیں؟ زرکا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا حکومت سے تھوڑا وجہ لے لوں نا. جی خلیل بھائی، ایک تو آپ رسپونڈ کر دیں زرکا صاحبہ کو، آپ ذرا یہ مجھے کر دیں، پھر میں آپ سے دوسری باتیں کرتا ہوں. 2/3 اکثریت والی اور سینٹ میں یہ ترمیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کیونکہ یہ اب اگر انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا تو میں ان کو کیوں بولنے دوں؟ مجھے سلمان حیدر صاحب آپ یہ بتائیے، زرکا صاحبہ، اگر خلیل سندھو صاحب نے مجھے ایک لفظ کلیئرلی بولنے نہیں دیا، میں نے آپ کو کلیئر سنا ہے. تالیاں مارنا شروع کر دیں میرے لیے.
آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے سوال کا جواب دیا, آپ تالیاں مارنا شروع کر دیں. میں بولتا ہوں آپ تالیاں مارنا شروع کر دیں. کر کے سننا چاہیے تھا. جی یہ کیوں نہیں سن رہے, آپ کی ساری باتیں کیوں نہیں سن رہے؟ زرکا صاحبہ تالیاں وہ بجاتے ہوں گے آپ اور میراسی. زرکا صاحب میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں. آپ نے کہا ٹی وی والے بکواس پھیلاتے ہیں, آپ نے یہ کہا نا. میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں جو کچھ آپ نے کہا. تو کہیں سے سیکھیں. آپ کی پارٹی کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہ ہے, آپ لوگ فوراً غنڈہ گردی پہ اتر آتے ہیں. تمیز سے بات زرکا صاحبہ آپ ذرا رک جائیں میرا. غالب گلوچ برگیڈ ہے. ایک سیکنڈ زرکا صاحبہ مجھے پروگرام کو کیری کرنا ہے نا. میری بات تو سنیں. ابھی چند دن کے بعد دیکھیں آپ کے ساتھ اثر کیا ہوتا ہے. اب میری بات, کوئی تمیز نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ ہے ان کا بات کرنے کا. زرکا صاحبہ سب سے پہلے زرکا صاحبہ تمیز تو میڈم آپ کو نہیں ہے. میڈم تمیز تو دیکھیں سیاست میں کوئی وہ نہیں ہوتا, جینڈر نہیں ہوتا سیاست میں. یہ لفظ مجھے بھی آتے ہیں. ایک سیکنڈ میری خاطر خاموش ہو جائے. میں زرکا صاحبہ آپ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ کرنٹ افیئرز کے پروگرام میں بکواس ہو رہی ہے, نورا کشتی ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر حکومتی بینچز سے کوئی نہ کوئی جواب تو آئے گا نا. تو آپ کو ذرا تھوڑی اپنی بھی گفتگو اور الفاظ کے چناؤ پر تھوڑا غور کرنا ضروری ہے. ایک بریک لے لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا خلیل طاہر سدھو صاحب, مجھے صرف یہ بتائیں, جیسے کہ خبریں بھی چل رہی ہیں اور یہ معاملہ عمران خان صاحب کا فوجی عدالتوں کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے سیاست کے لیے جمہوریت کے لیے کسی قسم کی کوئی بہتری آئے گی, یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا؟ خلیل صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ خلیل صاحب کی نہیں سلمان صاحب آواز ابھی آئی تھوڑی سی. اچھا اب آ رہی ہے میری آواز آپ تک؟ جی آ رہی. اچھا یہ بتائیں, عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے, کیس کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی طرف جا رہا ہے, اور باقاعدہ طور پر اب تو کہا کہ, اور جسے کہتے ہیں عسکری ذرائع کے حوالے سے, باوثوق ذرائع کے حوالے سے بھی کہا جب ان کا ٹرائل ہوگا تو اوپن ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ کے لیے, جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہو, سیاسی جماعت ہو, اس کے سربراہ کا اس طرح فوجی عدالت میں ٹرائل ہونا یہ جمہوریت کی مضبوطی کا باعث بنے گا؟ خان صاحب کا پہلا بیان ہوتا ہے دوسرے بیان تک بس, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جو انجمن متاثرین فیض ہیں وہ بہت, ان کی تعداد لمبی ہے, ابھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس میں ہونا ہے. لیکن خان صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, میں تو حیران ہوں کہ کیا ان کے پاس اپنا کیا لیگل رائٹ کیا ہے کہ وہ آرمی کو کہیں. اس فائل کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیکریٹ فائل, اور دوسرے نمبر پہ جس بندے نے سرو کیا ہو سینسٹیو ایریا میں, اس کے لیے 5 سال ہوتا ہے کہ وہ ایسے کسی سیاسی کام میں حصہ نہیں لے گا. اور جو کامن مین ہو, کامن آرمی کا مین ہو, کہ جنرل ہو یا واٹ ایور, اس کے لیے 2 سال ہوتا ہے. تو انہوں نے چونکہ یہ اپنا فوج کا معاملہ, اس میں ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں ہے, فوج نے اپنے گھر کا احتساب خود شروع کیا ہے. تو یہ کسی صورت میں بھی مطلب ان کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے, ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کار فرما ہوتے ہیں. یہ کسی نے یہ ایک فرمائشی بیانیہ ہے یہ جو جاری کیا گیا, لیکن یہ فوج جانے اور وہ جانے, ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے. تو باقی جب خان صاحب کا آئے گا تو انشاءاللہ ان کی امیدوں کے مطابق اوپن ٹرائل کر دیں گے. اچھا اوپن ٹرائل. اچھا اور دوسرا آپ نے کہا کچھ بیانیے فرمائشی بھی ہوتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک سرٹن سیز فائر ہے خواجہ آصف صاحب کی جانب سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جنرل باجوہ صاحب کو لے کے. ملک احمد خان صاحب نے تو خیر تمام چیزوں کو جھٹلا دیا جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون لے کے چل رہی تھی. آج پھر ایکٹیو ہوئے عرفان صدیقی صاحب, انہوں نے کہا جنرل عاصم منیر صاحب کی تقرری پر مارشل لا لگانے کی دھمکی دی تھی جنرل باجوہ صاحب نے. اچھا میں تو ویسے ہمیشہ صاحب سمجھتا ہوں عرفان صدیقی صاحب بول رہے ہیں مطلب نواز شریف صاحب بول رہے ہیں, تو مسلم لیگ نون کے بھی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کنسنسس نہیں ہے, ہر ایک کی اپنی زبان ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے, ڈیفینیٹ آئی اون یو, بٹ آئی اون خواجہ آصف صاحب اور جو عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا کہ یہ بالکل ایسی بات ہے. چونکہ سنڈے والے دن جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا جب ڈی جی آئی ایس اے بنایا گیا تھا جنرل فیض صاحب کو, اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا.
उस वक्त भी ये सारी धमकियाँ थी, लेकिन मेरे पास चूँकि इतना मैं VOP हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मुझे तो आप जैसे भाई बुला लेते हैं TV पे, मैं आ जाता हूँ, तो ये अगर, लेकिन फिर भी मैं ख्वाजा आसिफ साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की जो बात है उसको मैं वही मेंटली सपोर्ट करूँगा कि वो गैर ज़ुम्मेदाराना बयान इस तरह से नहीं दे सकते। मे भी मलिक अहमद खान साहब मेरे लिए भाई हैं, उनकी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन चूँकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई तो उनके बारे में अभी तक मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आई विल डेफिनेट मीट हिम और देन आई विल बी इन अ पोजीशन टू से सम आंसर। बट लेकिन एक बात मैं दोबारा करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मुझे आज ज़ाती तौर पे ज़रका बहन की बातों पे दुख लगा है। ये तो बड़ी बासबर और बड़ी बाहिम्मत वाली खतून है और बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आई हैं, और आज उन्होंने सारी टेलीविजन को लताड़ दिया। मैं तो कबूतर जो हूँ, कबूतर कौवे की ज़ुबान नहीं बोल सकता, मैं ऐसी ज़ुबान नहीं बोलूँगा। ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली राशिद साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पिछले चक में कुछ माहौल ऐसा बन गया मैं आपसे वो सवाल नहीं कर सका। ये बताएं, आसिफ अली जरदारी साहब, सिंधु साहब की बड़ी इज्जत करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता था आपका गुस्सा थोड़ी देर का होता है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मालूम है नहीं आपका गुस्सा थोड़ी देर का होता है। बिल्कुल, देखिए कोई ऐसा गुस्सा नहीं है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना सिंधु साहब की मैंने पहले भी कहा मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, मगर ये कि ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जरा लिहाज करके थोड़ी सी बर्दाश्त के साथ चला करें, अगले को बोलने दें ऐसी को। और दूसरी बात ये कि उनको हमेशा लगता है कि मैं बड़ी मेहनत करके आई हूँ, तो आप बाकी लोग क्या ऐसे ही मुफ्त में आगे बगैर मेहनत के। अच्छा अली राशिद साहब वाला सब्र करें जी। अली आप रिस्पॉन्स करें प्लीज। ये देखें कितनी अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग, तारीफ कर रहा हूँ, इस पे तो खुश हो जाएं। जी अली आप रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज, तो खुश हो जाए। क्यों अली मेरे सवाल को रिस्पॉन्ड कर दे। मोहसिन नकवी साहब के साथ आसिफ अली जरदारी साहब गए हैं, ये बात गैर मामूली है। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा से कहते रहे पंजाब असम्बली सिंध असम्बली अरबों रुपए में खरीदी गई थी, अब हुकूमत मुलाकात करने जा रही है, क्या करना है आपने? आप मुझे दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, सियासी लोग हैं, डायलॉग में यकीन करते हैं। कोई अगर गलत फहमी हो या कोई भी मुल्क की खातिर अपने डिफरेंसेस को असाइड रख के आगे चलने का टाइम आ चुका है। जो हुआ सो हुआ, तब तक उसको हम रोते पीटते रहेंगे। इट्स टाइम टू मूव ऑन। और IMF की डील है वो होने जा रही है। स्टॉक मार्केट, थोड़ी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस फिर से स्टैब्लिश हुआ है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, डॉलर स्टेबल है। और बस हमें अब सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल हो या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो या जुडिशरी, एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज कि पाकिस्तान को इस बहरान से बाहर निकालना है, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, और सबको मिलके करेंगे और सबको साथ लेके चलना है। तो अगर मौलाना साहब से मुलाकात की है तो कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो सब में PTI क्यों नहीं है? उनको दावत दी हुई, अब वो जब दावत कबूल करें तो उनसे भी मुलाकात कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अली राशिद साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ है। सेनेटर खलील ताहिर सिद्धू साहब, सेनेटर डॉक्टर जरका साहबा, आप सबका प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।